चलिए पढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के किसी भी डायमीटर पे जो पार्टिकल का शैडो होता है वो एसएचएम परफॉर्म करता है। उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड जो है वो रेडियस के बराबर माना जाएगा। ये एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। अब इस प्रोसेस में देखिए, पार्टिकल जब यहां है और ऐसे घूम करके जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रोजेक्शन इनिशियली कहां पे था, मेन पोजीशन पे। फिर वो यहां से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम पे, वापस एक्सट्रीम से मेन पे, फिर पीछे की तरफ एक्सट्रीम पे, फिर इस तरीके से। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो सर्कुलर मोशन का 2πr बाय स्पीड v हो जाएगा। ठीक है, v बोले तो ओमेगा इंटू आर, इसका मतलब 2π बाय ओमेगा, ये टाइम पीरियड है। अब कोई पार्टिकल मान लीजिए यहां से इधर पहुंच गया कुछ देर बाद और उसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया थीटा। तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने का, समय कितना लगा, अगर ये निकालना हो तो 360 डिग्री में जो टाइम लगता है वो t लगता है। तो 1 डिग्री में जो टाइम लगेगा वो t बाय 360 लगने वाला। तो इसीलिए थीटा डिग्री में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, थीटा बाय 360 इंटू टाइम पीरियड। ये होता है टाइम का फॉर्मूला। इसको जनरल एसएचएम जो हमारे पास है, जैसे कि ये -a, ये +a, ये मीन पोजीशन, x = 0। तो कई बार बोला जाएगा कि x = 0 से x = a/2 पहुंचने में कितना समय लगा, ये बताओ। तो हम लोग जो इसका इक्वेशंस लिखते हैं वो ये लिखते हैं y = या x = a sin ωt। मान लीजिए इक्वेशंस है। तो इसी में एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं, एक बार x की वैल्यू a/2 रख देते हैं, तो दोनों का बीच में टाइम जो आता है उसके बीच का गैप निकालता है। तो x = अगर 0 रख देंगे तो उससे जो टाइम आएगा उसे हम t1 कह दिए, और 0 तब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब यहाँ से t1 की वैल्यू क्या हो गया, 0। उसी तरीके से अगली बार में x के जगह पे हमको क्या रख देना है, a/2, ये = a sin ωt। यहाँ से a और a क्या हो जाएगा, कैंसल। तो 1/2 साइन थीटा की वैल्यू हो गई sin ωt 1/2, 1/2 का मतलब साइन 30 डिग्री। तो ये जो ωt है, t2 कह देता हूँ, ωt2 की वैल्यू 30 डिग्री है। तो यहाँ से जो t2 की वैल्यू हो गई वो 30 डिग्री, 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। तो π/6 ओमेगा की जगह पे 2π/t। तो यहाँ से t और t कैंसिल हो गया, सॉरी पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया t/12। तो जो हमको टाइम लगा वो लगा t2 - t1, इसका मतलब t/12 - 0, t/12। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम इक्वेशन यूज करके डिराइव करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका तो सोचे तो ये समझो कि ये जब x = 0 था तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को हम 0 डिग्री बोलेंगे, और x = जब a/2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल को हम कितना बोलेंगे, 30 डिग्री। तो अगर पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, 0 से a/2 पे जाना है, इसका मतलब 0 से कितना डिग्री ट्रेवल करना है, 30 डिग्री ट्रेवल करना है। तो 30 डिग्री ट्रेवल करना है तो जो टाइम है वो डायरेक्ट वहाँ से निकाल सकते हैं, 30/360 इंटू t। तो ये हो जाएगा t/12। तो ये दूसरा तरीका हुआ निकालने का सवाल को। इसी प्रकार से अगर इसी क्वेश्चंस में ऐसा बोला जाता कि आप टाइम निकालो जब पार्टिकल a/√2 से a/2 तक गया,
इसके लिए टाइम निकालो। तो a बाय रूट टू का करस्पॉन्डिंग हम सोचते तो हमको 45 डिग्री समझ में आता है, और a बाय 2 के करस्पॉन्डिंग सोचेंगे तो 30 डिग्री आए। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री से 30 डिग्री पे गया। इसका मतलब डायरेक्शन इस प्रकार से, ऐसा डायरेक्शन में कितना समय लगा। तो 45 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एंगल का गैप कितना है, 15 डिग्री का। तो टाइम हमारा फट से निकल गया 15/360 इंटू टी। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/24 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, t/24। इतना समय लगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है निकालने का। और दूसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या ये दोनों चीज़ें समझ में आए आपको? तो आप लिख डालेंगे। इस पे भी कुछ सवाल लिख देते हैं आपको। बनाए आप, फाइंड टाइम बिटवीन 0 से a/√2 a/√2 to √3a/2 a/2 to √3a/2 a/2 to a √3a/2 to a प्लस a/2 to माइनस a/2 a/√2 to माइनस a/2 a to माइनस a to √3a/2 ऊपर में डिग्री में है, नीचे भी डिग्री है, तो कोई जरूरी नहीं है। अगर नीचे 360 डिग्री का 2π यूज कर रहे हैं तो फिर रेडियन में रखना पड़ेगा। माइनस a/√2 तो √3a/2 3a/5 to 4a/5 0 से 45 डिग्री, ये t/8 ना। यहाँ 45 to 60 तो t/24, यहाँ 30 to 60 t/12, 30 to 90 t/6, 60 to 90 t/12, प्लस 45 से माइनस 45 90 डिग्री t/4, प्लस 45 से 30 कितना गया 75 ना। क्या बोल रहे, ये बोला 6 होगा, 30 से 60, हाँ t/6 होगा। 45 से 30 75 डिग्री, तो 15 का होता है t/24, तो 5 t/24 a2 माइनस है 180 डिग्री t/2 a to √3a/2 90 से 60 30 t/12। ये बोला माइनस 45 से 60 तो 60 प्लस 45 105 7 t/24, यहाँ पर 37 और ये 53, तो कितना हो गया 13 3 16/360 इंटू टी बराबर है।
क्वेश्चन लिखेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड, टाइम पीरियड 8 सेकेंड। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ SHM of projection on x-axis and y-axis, on x-axis and y-axis of a particle in the given condition. ऐसा डायग्राम में नीचे बना हुआ। टाइम पीरियड दिया हुआ कितना सेकेंड? 8 सेकेंड। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसका इक्वेशन लिखना। तो रेडियस का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जो रेडियस है 10 मीटर। देखिए मैं बनाता हूँ, आपसे नहीं बनेगा। आप डायग्राम बना लिए, बन सकता है आपसे, लेकिन आप अभी सोचेंगे नहीं अभी उतना। देखो ये कितना डिग्री पे इनिशियली 60 डिग्री पे। थोड़ी देर बाद मान लो ये यहाँ पहुँच गया, ये t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू t टाइम पे यहाँ पहुँच गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ओमेगा t। हाँ तो ये वाला जो है वो क्या है? x एक्सिस, और ये वाला y एक्सिस। ये इसकी रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर है तो जो डिस्प्लेसमेंट है x वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू r साइन थीटा की कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखूंगा? 60 या 60 प्लस ओमेगा टी, 60 प्लस ओमेगा टी। r की जगह 10 कॉस, यही हो गया आंसर। 60 को π/6 लिख देता हूँ, ओमेगा को 2π/t इंटू t प्लस π/3। ये x एक्सिस पे 10 cos 2π/t, t की जगह पे 8 है तो कितना हो गया वो? π/4t प्लस π/3। ये हुआ इक्वेशंस। अब अगर y एक्सिस पे अगर इसी बात को निकालना है तो y एक्सिस पे y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? r साइन थीटा की r cos थीटा, r साइन थीटा। तो r की जगह यही 10 साइन थीटा की जगह यही, जो अभी ये कैलकुलेशन करे डायरेक्ट ही लिख दो, π/4t प्लस π/3। ये हो गया आंसर, लिख लो। जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा साइन रख के निकालना, तो इसी को बदल देंगे प्लस, मतलब 90 वगैरह। जैसे जैसे t बढ़ता जाएगा वैसे टर्म बढ़ती जाएंगी, तो एंगल बड़ा होता जाएगा। एंगल बढ़ता जाएगा कॉस की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसलिए x, जैसे ये इसका सेंस इधर है ना, ये जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे x कम होता जाएगा। अगर इसका सेंस ऐसे रहता इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये फिर ये यहाँ की जगह यहाँ आता, तो 60 माइनस ओमेगा टी लगाना पड़ता।
हटाओ। इसी में मान लीजिए कहीं कभी सवाल ऐसा हो कि इसका सेंस ऐसा दे दे, तो आप क्या करोगे, एंगल के जगह पे ये जैसा आएगा तो थीटा की जगह पे लिखोगे 60 माइनस ओमेगा टी, ऐसा, ठीक है, क्योंकि उसमें उस डायरेक्शन में क्या तो 60 प्लस ओमेगा टी है और इस डायरेक्शन में आएगा तो 60 माइनस ओमेगा टी। फिर ऐसी तरीके से साइन और कॉस कर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट हटा दो इसे, नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी की कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये होता है माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि एफ इक्वल टू हम सब जानते हैं होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स, यही होता है ना रीस्टोरिंग फोर्स, या फिर यूँ समझिए कि कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल पोजीशन ग्राफ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालना चाहे तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स के जगह पे माइनस के एक्स डी एक्स, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है तो प्लस कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो उसका फॉर्मूला ये हुआ। ज़्यादातर केस में यही यूज करते हैं हम, सी की वैल्यू को जीरो ले लेते, सी की वैल्यू लेकिन जीरो हमेशा नहीं होगा, सी की वैल्यू तभी जीरो लिया जाएगा जब ऐसा माना जाएगा कि मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पर मीन पोजीशन पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए सीधा सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस कुछ ना कुछ सी, तो यू मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, सी। ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ज़्यादातर केस में हम मैक्सिमम मतलब जो u का फॉर्मूला लगाना है वो हाफ के एक्स स्क्वायर ही लगाना है, लेकिन दिमाग में ये बात सेट रहना चाहिए कि हमेशा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। ये सिर्फ तभी होगा जब मीन पोजीशन पे हम ऐसा मान के चले कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या है, जीरो है। ये तब होगा व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट मीन क्या हो, जीरो हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी एट मीन जीरो नहीं होगा तो एक्स की वैल्यू तो मीन पे जीरो ले लेंगे आप, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है तो कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा हमको ऐड करना पड़ेगा, बराबर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और हम सब जानते हैं इक्वेशंस एसएचएम का, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अगर हाफ के एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो इसे स्क्वायर कर दें, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ के एक्स के जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम, हम सब जानते हैं ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, के बाय एम के बराबर। तो के को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, तो यही रिलेशन को हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या इसी रिलेशंस को लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर है। ये सब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट है, इसमें से कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। अगर पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू बोला जाए, एवरेज वैल्यू, तो ये जो टर्म है हाफ के स्क्वायर वो तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू मैंने पहले भी बताया हूँ कितना होता है 1/2, तो 1/2 और एक और 1/2 यहाँ पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू बोला जाएगा तो 1/4,
1/4 के ए स्क्वायर बोला जाएगा, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी भी जैसे जैसे ये टर्म बदलेगा साइन थीटा की वैल्यू बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और v बोले तो यहीं से निकालते हैं हम लोग ड्राइव करके, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर को a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो पहले ओमेगा लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर को k भी लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब x अपॉन ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसे देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं अंडर रूट मतलब सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को हाफ के जगह m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सब हुआ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट। इसी की भी एवरेज वैल्यू अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, तो हम लोग लिख देंगे 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर 1/4 के ए स्क्वायर, 1/4 के ए स्क्वायर। अगर हमको टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालना हो तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको जब भी ऐड करेंगे तो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको ऐड करें हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये टर्म हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा और वो कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। ये ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, ऑलवेज कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं है, ये बदलेगा नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बदलेगा। अब उसकी ग्राफ को अगर बनाएंगे, पहले आप इतना लिखो फिर ग्राफ बनाते हैं। जब ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में साइन थीटा का ग्राफ है तो ऐसा टाइप का बनेगा और वो पॉजिटिव है तो ऊपर ही बनेगा ऐसा। तो ये वैल्यू तो वेरिएबल है ना, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो एवरेज जो होगा वो ये। तो जो टोटल एनर्जी है और उसका जो एवरेज वैल्यू दोनों सेम होता है, तो कभी आपको टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू कर देगा तो वहाँ 1/4 मत लिखिएगा, वो सेम होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी में तो कुछ बदलता नहीं है, जो है वही कांस्टेंट है, तो उसमें एवरेज भी वही है जो उसकी मेन वैल्यू है हाफ के स्क्वायर। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाए, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टाइम के हिसाब से, तो हाफ के स्क्वायर जब टाइम 0 होगा तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 और कॉस 0 कितना 1, तो हाफ के स्क्वायर मतलब ग्राफ यहाँ से शुरुआत होगा और ये ग्राफ इस प्रकार से चलते रहेगा। अच्छा, तो ये वाला टर्म हो गया कितना हाफ के ए स्क्वायर, बराबर, ये t इक्वल टू 0 पे। फिर 0 कब होगा, इसको 0 होने के लिए cos थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और cos थीटा की वैल्यू 0 तब होगी जब थीटा कितना डिग्री हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री कहने का मतलब कितना t टाइम पीरियड या t/4 टाइम पीरियड, t/4, क्योंकि 360 का मतलब t टाइम पीरियड होता है, तो ये t/4 है। फिर वापस मैक्सिमम हो जाएगा तो ये 180 डिग्री होगा, तो ये वाला टाइम कितना हुआ t/2, फिर ये वाला टाइम 3t/4, फिर ये वाला टाइम t, इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो अगर आप मुझे इसका टाइम पीरियड बताओ, काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना बताएंगे आप, बताओ तो।
वो चीज जो अपने आप को रिपीट करता है। तो देखो रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेक्शन है वही रिपीट हो रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो टाइम है वो 0 से लेके कहाँ तक, तो टाइम पीरियड कितना हो गया। तो जो SHM का टाइम पीरियड है उससे काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रीक्वेंसी का डबल, SHM की फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ SHM का हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वैलिड है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वैलिड है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना कर देखेंगे तब भी यही चीज़ें आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या है, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पे साइन थीटा 0, तो ये पूरा का टर्न 0। तो अब ये ग्राफ बस यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा, ऐसे बढ़ेगा, फिर वापस, फिर ऐसे, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं जा सकता, तो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये 0 टाइम है, ये वैल्यू हाफ के स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हाफ के स्क्वायर कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, कब होगा, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री कहने का मतलब t/4, तो ये t/4, फिर ये टाइम t/2, फिर ये टाइम 3t/4, फिर ये टाइम t। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर यही मोशन रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पर भी हुआ वो कितना हो गया, t/2 का हुआ। तो टाइम पीरियड जो होता है वो एनर्जी का SHM के टाइम पीरियड का आधा होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है एनर्जी का वो SHM के फ्रीक्वेंसी का डबल होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख डालेंगे, पहले लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM। टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी is half of time period of SHM. Time period of energy is half of time period of SHM, and frequency of energy is 2 times of frequency of energy is 2 times of frequency of SHM, 2 times of frequency of SHM. अब अगर मैं तीनों का ग्राफ बनाऊं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसको टोटल एनर्जी सबको मिक्स कर दूं, तो 2 प्रकार के कंडीशंस होते हैं। ये इधर का एक्सट्रीम पोजीशन, ये इस साइड का मान लीजिए एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मीन पोजीशंस। तो इस वक्त जो एनर्जी का ग्राफ होगा, जो y एक्सिस पर मैं एनर्जी रखता हूँ, x एक्सिस पर मैं डिस्प्लेसमेंट रखता हूँ। तो जब वो लेफ्ट के एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तब भी एम्पलीट्यूड a रहेगा, एम्पलीट्यूड a रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 से शुरुआत होगा। जब मीन पोजीशन पे जाएगा तब उस सिचुएशंस में x के जगह पे क्या रखेंगे, 0, तो हाफ के a स्क्वायर, मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। जब वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो x के जगह फिर से a रखेंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो ये ऐसा टाइप का, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे 0। ऐसा ये किसका ग्राफ हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का। और टोटल एनर्जी हमेशा ही क्या रहेगा, ये किसका ग्राफ हुआ। ये तब है, ये पूरा ग्राफ तब वैलिड है जब हमने ऐसा माने हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 है। ये हम ऐसा मान के चलें कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन कितना है, 0 है, तब का सिनेरियो है ये ग्राफ का। अगर ऐसा पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 ना हो तो ग्राफ लगभग ऐसा ही बनता है, थोड़ा सा चेंजेज आएगा। ये एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड का, ये एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड का, टोटल एनर्जी की वैल्यू ये टोटल एनर्जी अभी भी हाफ के ए स्क्वायर है। अब काइनेटिक और पोटेंशियल की जो ग्राफ बनाएंगे तो जो काइनेटिक
काइनेटिक जो यहाँ से निकल रहा था जीरो से, शुरुआत जीरो से ही होगा, लेकिन जीरो से ये मैक्सिमम को नहीं पहुँच करके थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, ये ग्राफ ऐसा। और जो पोटेंशियल होगा शुरुआत इधर से ही होगा, पर वो जीरो को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये k का मैक्स वैल्यू है, ये u का मीन वैल्यू है, ठीक है। अब ये चीज़ें जीरो को टच नहीं किया, ठीक है। बात समझ में आया? मतलब जब x की वैल्यू जीरो होगी, जब मीन पोजीशन पे रहेंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा u नॉट, कुछ ना कुछ है पोटेंशियल एनर्जी, तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ये ऊपर शिफ्ट हो गया और ये नीचे शिफ्ट हो गया। ये हुआ एनर्जी और ये हुआ x। ये बात आपको समझ में आ गया? तो दोनों ग्राफ वैलिड है, ये भी और वो भी। ये सिर्फ तब है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मीन पोजीशन पे जीरो लेंगे तब, और वो तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो नहीं होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे नॉन जीरो कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन जो है वो नॉन जीरो है, तब का ये ग्राफ बन गया। समझ में आ गया? बनाइए फिर। अच्छे से बनाएंगे ग्राफ वगैरह। ये जितने भी ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ है। कभी पूछ लिया कि कैसा ग्राफ होता है, तो पैराबोलिक, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, एक्स के टर्म में स्क्वायर फंक्शन है, तो वो पैराबोलिक होगा। इक्वल होंगे, ये है माइनस a बाय √2 और ये पोजीशन है प्लस a बाय √2 का। नहीं, सेम वैल्यू नहीं रहेगी उस केस में। मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं होकर कहीं और है, हाँ, तो फिर एक्स की वैल्यू अलग अलग। क्या बोल रहे? तो यही कंसिडर करते हैं। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर क्लियर करेगा, बिना क्लियर किए तो आप कैसे बोल सकते हैं? दोनों फिर सही है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ O, इस पॉइंट को कह देता हूँ P, इस पॉइंट को कह देता हूँ Q, इस पॉइंट को कह देता हूँ R। तो रिलेशन के हिसाब से ये हुआ टोटल एनर्जी, मतलब OR का मतलब हो गया कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी, जो कि सम हो जाएगा किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। ये तो हमेशा ही वैलिड है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है उसके जगह पे हम क्या लिखें, OR इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, OQ, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, OP। तो OQ प्लस OP जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, OR के बराबर होगा। इसका मतलब OR में से अगर आप OQ माइनस करेंगे तो क्या मिलने वाला है, OP। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेंथ जितना है ग्राफ में उतना ही लेंथ ये वाला होना चाहिए। कभी कभी हो सकता है ग्राफ में ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर दे, तो आपको ध्यान रखना है ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये होना चाहिए, लेंथ वाइज या एनर्जी वाइज, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, RQ इक्वल टू OP।
एनर्जी समझ में आ गया, काइनेटिक पोटेंशियल टोटल पूरा। नेक्स्ट लिखेंगे स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम इक्वल होगा, इक्वल, क्योंकि ये एनर्जी के टर्म में बोलिए या लेंथ के टर्म में, इक्वल ही होना है। ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो इसका मतलब ये और ये हमेशा इक्वल होगा। तो लेंथ के टर्म में बोलिए एनर्जी के टर्म में इक्वल ही होगा, इक्विवेलेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखेंगे स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम में ऐसा है, ऐसे कोई बॉल है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये बॉल है, ऐसा कनेक्ट किया हुआ है। अगर हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से इसे x डिस्प्लेस करेंगे। तो जब ये बॉल x डिस्प्लेस होगा तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। वो फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो k इंटू एक्स, लेकिन डायरेक्शन फोर्स और इसका अपोजिट है, मतलब तो माइनस साइन, और इसी को लिख देंगे m इंटू ए इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहीं से a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बाय एम इंटू एक्स। इसे किसके बराबर कर देना है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहीं से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर के बाय एम, ओमेगा बोले तो 2 पाई बाय टी, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब यहाँ तो एक स्प्रिंग है, लेकिन अगर मल्टीपल स्प्रिंग रहेगा तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एम अपॉन के इक्विवेलेंट, के इफेक्टिव। ठीक है, एक से ज़्यादा रहेगा तो सीरीज पैरेलल करके निकालना पड़ेगा। अब ये सब तब वैलिड है व्हेन स्प्रिंग मासलेस हो, व्हेन स्प्रिंग मासलेस हो, क्योंकि ज़्यादातर केस में ये मासलेस ही रहेगा। अगर स्प्रिंग में मास हो तो उस सिचुएशंस में ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। बताइए किसी को याद है, हाँ, m प्लस इतना बाय 3 बाय के इक्विवेलेंट, मतलब एक्स्ट्रा टर्म मास में ऐड हो जाता है, m बाय 3, इफेक्टिव मास भी आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले ये। देखो स्प्रिंग में, अगर स्प्रिंग सीरीज में हो K1 और K2, तो K इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताओ, 1 बाय के इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, मतलब सीरीज में वैसा लगाएंगे जैसे कैपेसिटर जैसा। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट निकलेगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। और अगर पैरेलल में रहेगा तो ये बात लिख डालेंगे आप पहले। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट का मतलब हुआ K1 प्लस K2 प्लस 1। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर किसी स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो उसका लेंथ छोटा हो जाएगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो ये भी लिख दें, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। इससे रिलेटेड भी कभी कभी आ सकता है कि स्प्रिंग है, इसका लेंथ L था, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिए, तो जो एक हिस्सा हुआ उसका लेंथ हो जाएगा L बाय 3, इसलिए उसका K हो जाएगा 3K। हो गया, इस पे कुछ सवाल दे देते, आप बनाइए।
इसका आंसर ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो क्या हो जाएगा, के इक्विवेलेंट कितना है 6/11, ऐसा है, ये बराबर है सबका। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√11m/6 के। इसमें के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये के और के पैरेलल है तो 2k, 2 × 4 8k, 2π√m कितना हो जाएगा 8k/6, 4k/3 बराबर। इसमें ये दोनों ऐसा दिखता सीरीज में, बट ये किस में है, पैरेलल में, ध्यान रखेंगे ये पैरेलल में है। तो यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो k1 + k2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड 2π√m/k1 + k2। इसमें भी ये सब किस में है, पैरेलल है। नीचे भी ये फिक्स है ना, तो ये दोनों भी पैरेलल और फिर वो इसके साथ पैरेलल, तो क्या के इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/3k। अच्छा, जो स्प्रिंग पेंडुलम होते हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। स्प्रिंग पेंडुलम, हाँ, स्प्रिंग पेंडुलम जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है उस पर कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नेट फोर्स है वो इक्वल टू kx होने वाला है। ठीक है, तो अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो x ज़्यादा हो जाएगा, बट डेरिवेशन सब कुछ सेम रहेंगे, तो इसलिए g का इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो g का इफेक्ट नहीं होने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग पेंडुलम को आप लिफ्ट में चले जाइए लेकर के, लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए रेस्ट में रहे, हर कंडीशन में टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो जो हम लोग जो है अगर सैटेलाइट में या स्पेस क्राफ्ट में कोई वॉच लेके जाएंगे तो स्प्रिंग पेंडुलम वाला वॉच लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पर जी का इफेक्ट या अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट किसी भी प्रकार से ये चीज़ें ना बदले, तो टाइम जो है वो प्रॉपरली हो। तो टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट किसका नहीं होता, जी का नहीं होता। कौन से पेंडुलम में, स्प्रिंग पेंडुलम में। तो ऐसा सवाल कभी आएगा कि स्पेस क्राफ्ट में कौन सा मतलब जो वॉच लेके जाएंगे, तो स्प्रिंग पेंडुलम वाला वॉच लेके जाएंगे। सिंपल पेंडुलम वाला वॉच लेके जाएंगे तो उसमें जी से इफेक्ट होते हैं, जी के वैल्यू कम ज़्यादा होने से टाइम पीरियड बदल जाता है। स्प्रिंग पेंडुलम जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, जी से। तो इस बात को लिख डालेंगे। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्मॉल जी, independent from small g. Time period of spring pendulum is independent from small g. So for spacecraft or satellite we use spring pendulum watch. इसको अगर अपन x लाएंगे इधर, तो ये वाला स्प्रिंग उसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा kx, और ये वाला स्प्रिंग भी इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा kx। दोनों फोर्स तो ऐड हो गया, तो नेट फोर्स में दोनों ऐड हो गया, k1x + k2x। तो इसका मतलब हो गया k1 + k2 × x। तो यही हो गया k इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब हुआ पैरेलल। नेक्स्ट लिखेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ऐसा कोई बॉल है जिसका मास m है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है। ये अगर ऐसा ऑसिलेट कर रहा है और इसका पाथ बहुत छोटा हो तो फिर वो SHM है। पाथ बड़ा हो जाएगा तो फिर वो ऑसिलेशंस हो जाएंगे। पाथ
पाथ छोटा हो तब लीनियर मान लेंगे, लीनियर मान लेंगे तो फिर वो SHM हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में, अभी तो मैं जूम करके डायग्राम को बनाया हूँ, लेकिन आप ऐसा सोचना है कि इतना ही बड़ा ऐसा ही ऑसिलेट हो रहा है। तो इस सिचुएशंस में मान लीजिए किसी एंगल थीटा पे ये बॉल यहाँ पर है, तो इसमें जो टेंशन लग रहा है वो इधर की तरफ लगेगा T, mg लग रहा है इधर की तरफ, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो T का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, T का ये कंपोनेंट mg sin थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स के जगह पे यही काम कर रहा है mg sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, बराबर है, बैलेंस तो नहीं करेगा वो, मतलब कैंसिल सिर्फ तब करेगा जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट आएंगे नेट सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r। तो इसलिए T और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, सिर्फ कब कैंसिल करेगा, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉल होगा, तब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो नेट सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो उस वक्त वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। बाकी समय में T ज्यादा रहेगा और mg cos थीटा कम रहेगा। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर उधर की तरफ है, इसीलिए वो ऐसे कर्व में घूम रहा है, बराबर। तो ये जो mg sin थीटा है ये हुआ टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो ये लगने वाला जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स के रूप में काम आएगा। तो अगर मैं यहाँ टॉर्क का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये पूरा बॉल जो है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है तो टॉर्क इक्वल टू, तो ये पॉइंट से ही ये टेंशन पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0, इसी पॉइंट से ये mg cos थीटा पास कर रहा है तो उसका भी टॉर्क 0। सिर्फ mg sin थीटा का टॉर्क होगा कितना, mg sin थीटा इंटू लेंथ l, बराबर। लेकिन टॉर्क का जो डायरेक्शन है, टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा वाला है और एंगल का डायरेक्शन ऐसा वाला है, तो टॉर्क और एंगल एक दूसरे के क्या है, अपोज में है। इसीलिए यहाँ पर टॉर्क का जो है और थीटा का जो डायरेक्शन अपोज होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस, और टॉर्क के जगह पे क्या लिखते हैं हम, I इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस mg sin थीटा इंटू l। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये सिंपल एक बॉल है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr², तो ml² इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस mg, थीटा बहुत छोटा हो तो sin थीटा की जगह पे थीटा, यहाँ से l m ये सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस g/l इंटू थीटा, और ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट g/l, ओमेगा को 2π/t कह सकते हैं, तो t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2π√l/g। यही जो है वो टाइम पीरियड ऑफ क्या है, सिंपल पेंडुलम। मतलब यूं समझिए कि 2π√l इफेक्टिव बाय g इफेक्टिव। l इफेक्टिव या g इफेक्टिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब कभी सवाल रहेगा कि टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर को कम कर दिए तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो लेंथ कम होगा, तो टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ेगा लेंथ के बदलने से। फिर जी के बदलने से भी टाइम पीरियड में फ़र्क पड़ेगा, लिफ्ट में लेके गए सुडो फोर्स लग गया, ठीक है, या किसी एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर है, या फिर इक्वेटर पे चले गया, कहीं और चले गया, तो अर्थ के रोटेशन का भी इफेक्ट जी पे पड़ता है, तो जी की वैल्यू बदलते चली जाएगी। तो इसलिए जी इफेक्टिव लिखे और यहाँ पर एल इफेक्टिव लिखे। ये तब है जब लेंथ बहुत छोटा हो। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब ये तब है जब लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या हो, स्मॉल हो, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम काफ़ी बड़ा हो, कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ के हो, इफ लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो, तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं 2π√। कोई बताएंगे, जी √, सॉरी √, नहीं, 1/l + 1/r, ये वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ देखें LR, यहाँ पर L + R, तो LR ऊपर चला गया, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, 2π√LR/G इंटू 1L + R, ठीक है। यहाँ R से डिवाइड कर दो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π√L बाय, एक्चुअली L से डिवाइड R/G इंटू 1 +
आर बाय एल, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपको जो भी फॉर्मूला ध्यान रह जाए इसमें से, ठीक है, वो आप याद रख सकते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम, अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम इनफाइनाइट हो जाए, इफ लेंथ कितना हो जाए, इनफाइनाइट, तो लेंथ अगर इनफाइनाइट हो गया तो देखो आप ध्यान से, 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1 बाय आर तो कितना, 1 बाय, तो ये आर किधर चला जाएगा, ऊपर। तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। इसे सॉल्व जब करेंगे तो ये 84.6 मिनट आता है, ठीक है, अप्रॉक्स में 1.5 आवर, 90 मिनट्स को 1.5 आवर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है 84.6 मिनट। अब अगर एल के जगह आप आर रख दिए, एल के जगह लेंथ ऑफ पेंडुलम के जगह रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, 2 बाय आर, ऊपर चला गया आर बाय 2, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ एल इक्वल टू आर, 2 पाई अंडर रूट आर बाय 2g। तो इसे आप कह सकते हैं टाइम पीरियड बाय रूट 2, मतलब ये हो गया 84.6 बाय रूट 2। ये अप्रॉक्स में 59 मिनट के आसपास आता है, मतलब 1 आवर के आसपास, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, पहले से जानते होंगे ना, क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी मजाक कर रहे। लेकिन लिक्विड में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, लिफ्ट में लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, तो लिखिए पहले, अच्छा टाइम तो उतना बचा नहीं, ऐसा पहले कर लीजिए, टी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो पॉइंट लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पहला टेम्परेचर, as temperature increases, length of pendulum increases, so time period increases. लिख लिए। दूसरा पॉइंट लेंथ ऑफ पेंडुलम, तीसरा पॉइंट ग्रेविटी, ग्रेविटी, चौथा पॉइंट कभी ऐसा हो, सवाल आएगा, आप ध्यान रखना, ऐसे एक बड़ा सा बॉल है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ कुछ, ये लेंथ एल है, तो अगर ये बॉल बड़ा सा है और इसमें लिक्विड भरा है, तो इसके सेंटर से जो लेंथ है वो होता है इफेक्टिव लेंथ। फॉर्मूला में इफेक्टिव लेंथ के रूप में आप L प्लस आर लेंगे, ठीक है। और इसमें बोलेगा कि एक छोटा सा होल है, तो होल है तो क्या होगा, टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे छोटा सा होल है तो इसमें से पानी लिक्विड बाहर आएगा, तो लिक्विड बाहर आएगा तो ऊपर से लेयर, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, तो अगर सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे तो उससे लेंथ बढ़ेगा कि कम होगा, लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। जब पूरा लिक्विड खत्म हो गया तो वापस सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुंच जाएगा, सेंटर पे, तो इसका मतलब फिर से सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया तो लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, फिर से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कि फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ठीक है। तो ऐसा एक डायग्राम बना देंगे आप फोर्थ कंडीशन से। फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, नीचे में टिफिन लाया। तो आज बस यहीं रहने देते।